नमस्कार और ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 3,500 किलोमीटर और लगभग 150 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में आ चुकी है। ये कांग्रेस की यात्रा थी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था और ये कन्याकुमारी से चली थी। जैसे जैसे ये बढ़ती गई इसमें कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ते गए। इस यात्रा को सहयोग मिला है राजनेताओं से, सोशल एक्टिविस्ट से, बुद्धिजीवियों से, लेखक और आर्टिस्ट से, और आम जनता भी इसमें जुड़ी थी। कांग्रेस पार्टी और खासकर के राहुल गांधी हमेशा से ये बोलते रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को जोड़ने का है, क्योंकि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों का विभाजन करती आ रही है। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में होगा। अब अगर आप 30 जनवरी 2023 का वेदर फोरकास्ट मौसम का अनुमान देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन होने जा रहा है। दिन का टेम्परेचर -6 होगा और रात का -9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कम से कम उस दिन तो शायद राहुल गांधी अपनी सफ़ेद टी शर्ट में वहाँ पर नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को खुशी भी होगी। अब 30 जनवरी का महत्व आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और देश का बच्चा-बच्चा भी जानता होगा। लेकिन एक और घटना हुई थी 30 जनवरी के दिन, जो शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि हमारी पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही बदल गई थी। शायद वो आप लोगों को याद नहीं होगा। तो आज का एपिसोड इसी के बारे में है। 30 जनवरी जम्मू कश्मीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी हमारे यहाँ पे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन सब शहीदों को याद किया जाता है। इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। इस बार, और ये शायद पहली बार हुआ है, कि सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें ये लिखा गया है कि सारे सरकारी विभाग और प्रतिष्ठान हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो 30 जनवरी को अच्छी तरह मनाएंगे। ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर जारी किया है 10 जनवरी को, और इसमें वही सारी बातें लिखी हैं जो कि नॉर्मली 30 जनवरी को की जाती हैं। 2 मिनट का साइलेंस होगा 11 बजे के बाद। जहाँ पे भी आप पॉसिबल है वहाँ पे ये सायरन बजाया जाएगा। लेकिन लास्ट में एक पैरा जोड़ा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से पहले ये देखा गया है कि जनरल पब्लिक इसको ढंग से नहीं ऑब्जर्व करती है। इसलिए इस बार ये खास ध्यान देना है स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूटीज को कि पब्लिक भी इसमें ढंग से 11 बजे वहाँ पे वो खड़े हो जाएं। इसी ऑर्डर के पैरा 2 और पॉइंट नंबर 1 में ये साफ साफ लिखा है कि 11 बजे से 2 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व किया जाएगा। अपना काम 2 मिनट आप छोड़ दें और कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बात खास करके भारत जोड़ो यात्री समझ लें कि वो जहाँ भी हों 30 जनवरी को उस दिन वो खड़े हो जाएं और इस दिन की मर्यादा और गंभीरता को वो समझें। 30 जनवरी 1971। अब मैं बात करूंगा उस घटना की जो आज से 52 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुई थी। 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस का एक फॉकर विमान जो जिसका नाम गंगा था और जो श्रीनगर से जम्मू की निर्धारित उड़ान पर था, उसको दो अलगाववादी युवकों ने, जो कि उस वक्त की नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सदस्य थे, उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया था। इन दो कश्मीरी युवकों का नाम था हाशिम कुरैशी और उनके चचेरे भाई अशरफ कुरैशी। इस जहाज़ को हाईजैक करके लाहौर ले जाया गया, जहां पर कुछ देर बाद क्रू और यात्रियों को रिलीज कर दिया गया और कुछ दिन बाद इस जहाज़ को जला दिया गया था। 52 साल पहले हुई ये घटना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था, मैं जल्दी से ये आपको अब बताऊंगा।
इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड मकबूल भट्ट था। ये पैदा तो हिंदुस्तानी कश्मीर में हुए थे, बारामूला में, लेकिन पढ़ाई के लिए बाद में पेशावर गए और फिर पाकिस्तान में ही बस गए थे। इन्होंने वहाँ पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट नामक एक आतंकवादी संगठन का गठन किया, जिसके ये प्रेसिडेंट रहे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्होंने भारत के कश्मीर में काफ़ी आतंकवादी हमले कराए थे। 1976 में मकबूल भट्ट फिर से कश्मीर में दाखिल हुए और कुपवाड़ा में एक बैंक रॉबरी के दौरान, जिसमें एक बैंक एम्प्लॉय की मृत्यु भी हो गई, उस दौरान ये पकड़े गए थे। इनको बाद में सज़ा हुई, इन पर ट्रायल भी हुआ और 11 फरवरी 1984 को इनको फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट पर एक लंबे समय तक ट्रायल चला था। 1976 से लेकर 1984 तक वो जेल में ही रहे थे और उनको डबल फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उनकी जो अपील थी प्रेसिडेंट के पास माफ़ करने के लिए, वो रिजेक्ट हो गई और अगले ही दिन उनको फांसी दे दी गई। ये बहुत जल्दी से हुआ था और इसका भी एक कारण था। फरवरी 1984 के पहले हफ्ते में भारत के एक डिप्लोमेट, जिनका नाम था रविंद्र म्हात्रे, और ये बर्मिंघम में पोस्टेड थे, इनका अपहरण हो गया। वो शाम के टाइम बस से उतरे थे और अपनी लड़की के बर्थडे के लिए एक केक लेकर जा रहे थे। जभी तभी कुछ लोग एक गाड़ी में आए और उन्हें उठा के ले गए। ये आदमी थे जे.एंड.के लिबरेशन आर्मी के, जो कि मकबूल भट्ट का ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड किंगडम में। उन्होंने मकबूल भट्ट की रिहाई मांगी और साथ में करीब 1 मिलियन पाउंड्स का रैंसम भी मांगा था। भारत सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और कुछ ही दिन बाद 6 फरवरी 1984 को पुलिस को रविंद्र म्हात्रे का शव मिला था। और इसी के फलस्वरूप रिटेलिएशन में भारत सरकार ने मकबूल भट्ट की माफ़ी की अपील नामंजूर कर दी और उनको इमीडिएटली फांसी दे दी गई थी। इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को, जैसा मैंने कहा, 2 लोगों ने हाईजैक किया था। इसमें से हाशिम कुरैशी इसके रिंग लीडर थे। ये भारतीय नागरिक थे, श्रीनगर में पैदा हुए थे, यहीं पर उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन बिजनेस के सिलसिले में एक बार ये पाकिस्तान गए, जहां पर इनकी मुलाकात मकबूल भट्ट से हुई। ये भट्ट से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने मकबूल भट्ट का ऑर्गेनाइजेशन एनएलएफ ज्वाइन कर लिया। मकबूल भट्ट ने आईएसआई द्वारा इनको ट्रेन किया, प्लेन के हाईजैकिंग करने के तरीके बताए, यहाँ तक के एक फॉकर फ्रेंचिक हवाई जहाज़ भी इनको दिखाया। उसके बाद इनको एक ग्रेनेड दिया गया और एक रिवॉल्वर दिया गया और फिर से इन्हें बॉर्डर क्रॉस करा के हिंदुस्तान में भेजा गया। वापस बॉर्डर क्रॉस करते समय इनको बीएसएफ ने पकड़ लिया था, इनको गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की गई। उस समय ये पाया गया कि इनके पास और एक रिवॉल्वर और ग्रेनेड है, तो बीएसएफ ने वो ले लिया। और फिर इनसे पूरी जब कहानी पता चली तो इन्होंने बीएसएफ को ये बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको वहाँ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ हाईजैकिंग का प्लान इनका बरकरार ही रहा। इन्होंने अपने चचेरे भाई को भी शामिल किया और जब रिवॉल्वर नहीं मिला तो एक टॉय पिस्टल इन्होंने खरीदी और एक लकड़ी का एक ग्रेनेड बनाया, जिस पे सिल्वर कलर का इन्होंने पेंट किया, जो देखने में लगे ये असली ग्रेनेड है। और इसके इन चीज़ों के द्वारा ही इन्होंने वो हवाई जहाज़ हाईजैक किया था। तो 30 जनवरी को ये जहाज़ हाईजैक करके लाहौर ले जाया गया। और अजीब बात यह है कि मकबूल भट्ट वहाँ पर लाहौर हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने दिया और नेगोशिएट भी करने दिया। हाशिम कुरैशी ने मांग ये रखी थी कि भारतीय जेलों में उनके ऑर्गेनाइजेशन एनएलएफ के 15-20 सदस्य थे, जिनको रिहा किया जाए। लेकिन भारतीय सरकार ने ये मांग ठुकरा दी और उसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इनसे नेगोशिएट किया, पैसेंजर्स और क्रू को वहाँ से उतरवा लिया और यहाँ तक के प्रधानमंत्री भुट्टो भी लाहौर एयरपोर्ट पर आकर इनसे नेगोशिएट किया।
बात कुछ बिगड़ गई और बाद में 2-3 दिन बाद इन्होंने वो जहाज़ जला दिया। पाकिस्तान के लिए तो ये दोनों हीरो ही थे। इनका जमकर स्वागत हुआ, इनको कई जगह फैसिलिटेट भी किया गया, इनको रोड शो में निकाला भी गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान की फ्लाइट्स हिंदुस्तान की एयर स्पेस के ऊपर जाने से मना कर दिया। भारत के ऐसा करने से पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये पीरियड था फरवरी 1971 और 1971 की लड़ाई शुरू हुई थी दिसंबर में, जो कि अब से करीब 10 महीने बाद थी। ये वो पीरियड था जब पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस की एट्रोसिटीज बांग्लादेश में बढ़ती जा रही थी और ज़्यादातर ये काम पाकिस्तानी आर्मी करती थी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से भेजी जाती थी। अब उनको एक बहुत ही लंबा सफ़र करना पड़ता था पूरे इंडिया को क्रॉस करके, जिसमें 6-7 घंटे उन्हें लग जाते थे। अब जैसा ही ये हुआ तो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन एकदम उलट गया। अब वो हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को विलेन के रूप में देखने लगे और उन्हें इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट कहने लगे। उनको पकड़ लिया गया, उन पर केस भी हुआ, ट्रायल हुआ। अशरफ कुरैशी और मकबूल भट्ट को तो छोड़ दिया गया, उनको केवल 2 साल की सज़ा हुई, लेकिन हाशिम कुरैशी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा करने के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रहे, वो फिर नीदरलैंड चले गए और वापस फिर हिंदुस्तान आ गए। सन 2000 में हाशिम कुरैशी वापस हिंदुस्तान आ गए और जैसे ही उन्होंने दिल्ली में लैंड किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने कोर्ट में ये अपील की कि एक ही केस पर उन पर 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता, 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इसकी सज़ा भुगत कर आ रहे हैं। इस बेसिस पर वो उनको बेल पर छोड़ दिया गया और वो कश्मीर चले गए। आज वो श्रीनगर के निशात बाग एरिया में एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाने की बात करते हैं। अशरफ कुरैशी पाकिस्तानी जेल से रिहा होने के बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, वहाँ चले गए, वहाँ एक टीचर बन गए और अभी कुछ ही साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो 30 जनवरी 1971 की इस बहुत बड़ी घटना ने पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन साउथ एशिया की बदल के रख दी। पाकिस्तान को, जिसको बोलते हैं, कट टू साइज कर दिया गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कमी नहीं हुई। एक तरह से वो सीखने से इनकार करता रहता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में इस बात का ब्यौरा दिया है। एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि इसमें महीनों लग जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन निकालने में। और इस इंसिडेंट में भी इतने ज़्यादा प्रश्न हैं जिनका आंसर मिलना मुश्किल है। ये भी समझ नहीं आता कि कौन किसका एजेंट था। हाशिम कुरैशी को हर बार बॉर्डर पार बीएसएफ ने कराया था और उधर जब प्लेन हाईजैक हुआ तो मकबूल भट्ट पहले से ही वहां था। इनके पास एक लकड़ी का ग्रेनेड और एक नकली रिवॉल्वर था और इन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया। वहां पर भी जब पैसेंजर्स उतारे गए और जब प्लेन उड़ाया गया तो कहते हैं मिट्टी के तेल का कनिस्तर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको लाके दिया था। ये लोग प्लेन उड़ाना नहीं चाहते थे, इनको मजबूर किया गया था प्लेन में आग लगाने के लिए। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, किसी दूसरी बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।